हमने इस साल 15 एकड़ के लिए 15 दिनों तक 15 लेबर से पॉलिनेशन कराया, जिससे बहुत अर्ली और अच्छी सेटिंग मिली। एकड़ का लगभग 5,000 का खर्चा आया। हैंड पॉलिनेशन बाहर से जितना कठिन दिखता है उतना है नहीं। एक बार लेबर को प्रैक्टिस हो जाए तो वो बड़ी आसानी से कर लेते हैं। अगर इस समय आपके दिमाग में ये चल रहा है कि बाकी सब तो ठीक है, पर इतने सुबह इतने लेबर लाएंगे कहाँ से और ये करना इम्पॉसिबल है, तो आपको बता दूं कि ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्री में हैंड पॉलिनेशन बहुत बड़े पैमाने पे हो रहा है। वहाँ लेबर हमसे काफ़ी कम और काफ़ी महंगा है, तो अगर वो कर सकते हैं। आज मैं सीताफल के पॉलिनेशन के बारे में बात करना चाहूँगा। अब पॉलिनेशन होता क्या है? पॉलिनेशन एक प्रक्रिया है जिसमें फूल का मेल पार्ट यानी पोलन फूल के फीमेल पार्ट ओवरी तक पहुंचता है, जिससे फूल का फल बनता है। अब हम सीताफल के फूल को समझते हैं। फूल के दो भाग हैं। पहला फीमेल भाग जो फूल के नीचे की तरफ ट्रायंगुलर शेप का होता है, और दूसरा मेल भाग जो फीमेल भाग के ऊपर सर्कुलर शेप में होता है, जैसा आप फिगर में देख सकते हैं। मेल पार्ट ही सारे पोलन ट्यूब साथ में जम देंगे। इनके अंदर पोलन भरा होता है। जब फूल का मेल पार्ट एक्टिव होगा तब पोलन ट्यूब से पोलन बाहर आएंगे, जैसा राइट वाले पिक्चर में दिखाई दे रहा है। उसी तरह फीमेल पार्ट में कई ओवरीज होती है, और जब इन ओवरीज में पोलन पहुंचेंगे तब बीज बनते हैं। सीताफल को अगर हम बाहर से देखेंगे तो हमें छोटे छोटे सेगमेंट्स दिखाई देंगे, जिसे हम आँखें कहते हैं। आप ये समझिए कि ये हर आँख एक ओवरी थी, जिसमें अगर पोलन गया तो बीज बना और उस आँख ने साइज़ ली, और अगर पोलन नहीं गया तो बीज नहीं बना और साइज़ नहीं ली। इस पूरी बात को अगर शॉर्ट में कहा जाए तो पॉलिनेशन बीज बनाता है, और बीज पेड़ से न्यूट्रिएंट्स खींच के अपने ऊपर पल्प बनाता है, जिससे फल साइज लेते हैं। अगर सब इतना क्लियर है, एक ही फूल में मेल और फीमेल पार्ट्स बिल्कुल करीब है, तो पॉलिनेशन तो बहुत आसानी से हो जाना चाहिए, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। सीताफल का फूल एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फूल है। इसमें मेल फीमेल इतने करीब रहने के बाद भी उनका आपस में पॉलिनेशन नहीं हो पाता, क्योंकि दोनों के एक्टिव रहने का टाइम अलग अलग है। जब फूल खुलना चालू होता है तब वो फीमेल एक्टिव रहता है। इस स्टेज में ओवरी स्टिकी होती है और पोलन एक्सेप्ट करने के लिए पूरी तरह से तैयार होती है, पर मेल पार्ट इनएक्टिव है। पोलन्स अभी भी इमैच्योर है और पोलन ट्यूब के बीच दबे हुए हैं। ये स्टेज जनरली सुबह 5 से 9 बजे तक रहती है। ये जो लेफ़्ट साइड में जो पिक्चर दिख रहा है वो परफेक्ट फीमेल स्टेज वाला फ्लावर है। जब फिर जैसे जैसे दिन निकलता है, टेम्परेचर बढ़ता है और ह्यूमिडिटी कम होती है, तब ओवरीज सूख के इनएक्टिव होगी और धीरे धीरे पोलन ट्यूब सूख के पोलन रिलीज करेंगे, और फूल लगभग अगले दिन सुबह तक मेल एक्टिव स्टेज में आएगा। जो राइट साइड का फूल है वो मेल एक्टिव है। समझिए अगर आज सुबह लेफ़्ट साइड की अगर स्टेज थी तो कल सुबह वो राइट साइड की स्टेज में जाएगा, फीमेल स्टेज से मेल स्टेज में। अब जब मेल और फीमेल स्टेज साथ में एक्टिव ही नहीं है तो पॉलिनेशन होता कब है? एग्जाम्पल के तौर पर अगर 11 जुलाई की सुबह कोई फूल फीमेल स्टेज में आता है तो वो 12 की सुबह मेल स्टेज में आएगा। जैसा हम पिक्चर में देख रहे हैं, अगर 11 जुलाई की सुबह कोई फूल फीमेल स्टेज में आता है तो वो 12 की सुबह मेल स्टेज में आएगा। फिर 12 जुलाई की सुबह जब कोई दूसरा फूल फीमेल स्टेज में आएगा तब मेल एक्टिव फूल 1 का पोलन फीमेल एक्टिव फूल 2 में जाके पॉलिनेट करने का चांस बनेगा। यानी सेम फूल में मेल फीमेल रह के भी वो सेम फ्लावर में पॉलिनेट नहीं होता है, दूसरे फ्लावर में पोलन को जाना पड़ता है, तब पॉलिनेशन होता है। पर फूल 1 से फूल 2 में पोलन ले जाएगा कौन? ज़्यादातर फलों में मधुमक्खी पॉलिनेशन करती है, पर सीताफल में नहीं कर पाती।
इसका मुख्य कारण ये है कि वो कम खुले हुए फीमेल एक्टिव फूलों में घुस नहीं पाती। जो मेल एक्टिव फूल है उसमें आपको मधुमक्खी जाती हुई दिखाई देगी, पोलन निकालते हुए दिखाई देगी, पर वो पोलन को जब फीमेल फूल में जाना है तो मधुमक्खी वो नहीं कर पाती है। फिर पॉलिनेशन करता कौन है? ये काम करते हैं नीटिड्यूलिट बीटल्स। ये बीटल्स छोटे आकार के और काले रंग के होते हैं, जो अक्सर सीताफल के फूलों में दिखाई देते हैं। इनके शरीर पर मधुमक्खी जितने बाल नहीं होते और ये ज़्यादा फूल से फूल घूमना भी पसंद नहीं करते। इसी कारण से ये मधुमक्खी की तुलना में बहुत कमज़ोर पॉलिनेटर है। ये बीटल्स पेस्टिसाइड से बहुत जल्दी मरते हैं, इसीलिए हमें फ्लावरिंग स्टेज में पेस्टिसाइड स्प्रे बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर कभी ज़्यादा बारिश होती है तब 1-2 दिन तक ये बीटल्स फूलों में दिखाई नहीं देते। टेम्परेचर बढ़ने पर भी ये एक्टिव नहीं रहते हैं। इन बीटल्स की यही आदत है और सीताफल के फूल की बनावट के कारण सीताफल में नेचुरल पॉलिनेशन सिर्फ 4 से 5% ही हो पाता है। यानी अगर 1000 फूल लगते हैं तो 40-50 ही फल में कन्वर्ट हो पाते हैं। तो सीताफल की सेटिंग के लिए आइडियल वेदर कंडीशन क्या है? जब आसमान में बादल हो, शांत वातावरण हो, बारिश और हवा ना हो, मीडियम टेम्परेचर और हाई ह्यूमिडिटी हो, तब ये बीटल सबसे अच्छे से काम करेंगे। और ऐसे ही मौसम में ओवरीज का स्टिकीनेस बहुत समय तक टिकता है और मेल और फीमेल पार्ट्स के एक्टिव रहने का टाइम ओवरलैप हो सकता है। ऐसे समय में फूल के अंदर ही पोलन का ओवरी तक जाने का चांस बनता है। तो ऐसा जब अपना कंडीशन बनता है, इस साल लगभग 20-25 जुलाई के आसपास ऐसा कंडीशन बना था, तो वही कंडीशन में सबसे ज़्यादा पॉलिनेशन होता है। यहाँ उपस्थित विद्यापीठ के रिस्पेक्टेड साइंटिस्ट से मैं हम सारे किसान भाइयों की तरफ से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इन बीटल को और थोड़ा समझा जाए। इनके मल्टीप्लिकेशन के अगर कार्ड्स बन पाए या इनको अट्रैक्ट करने के तरीके हो तो वो किसानों तक पहुँचाए जाए। अब ये बीटल्स जैसे तैसे पॉलिनेशन तो कर लेते हैं, पर फिर भी कुछ प्रॉब्लम्स है। नेचुरल पॉलिनेशन होने के लिए जब वातावरण ठीक होता है तब सारे एरिया में साथ में सेटिंग होके हार्वेस्ट भी साथ में आता है, जिससे मार्केट में रेट कम मिलते हैं। और जब बीटल पॉलिनेशन करते हैं तब सब ओवरीज तक पोलन पहुँचे ऐसा ज़रूरी नहीं है। जो ओवरीज में पोलन नहीं जाएगा वो साइज़ नहीं लेगी और फल टेढ़ा मेढ़ा दिखाई देगा और ज़्यादा साइज़ भी नहीं लेगा। सीज़न के शुरुआत में जब बड़े फूल निकलते हैं जो बड़े फल बनने की ताकत रखते हैं, तब खेत में बीटल्स दिखाई नहीं देते। इसीलिए आप देखेंगे हर साल शुरुआत में फूल आते हैं और गिर जाते हैं, उनका फल नहीं बनता। पॉलिनेशन कम होने के कारण अपने बगीचे में कई पेड़ होते हैं जिनके क्षमता लगभग 50-60 फलों की है, पर उन पर 20-25 ही फल है। ऐसा होने से हमारा यील्ड ओवरऑल बहुत कम हो जाता है। ये सब प्रॉब्लम्स का एक ही सॉल्यूशन है, हैंड पॉलिनेशन। हैंड पॉलिनेशन में हम सुबह 6 से 9 के बीच वो काम करेंगे जो बीटल्स करते हैं। मेल एक्टिव फूल 1 से पोलन निकाल के फीमेल एक्टिव फूल 2 के ओवरीज तक पहुंचाएंगे। अगर हम 12 जुलाई की सुबह हमें 12 जुलाई की सुबह पॉलिनेशन करना है तो जो फूल 11 की सुबह फीमेल स्टेज में थे उन्हें हम 11 की शाम को तोड़कर रात भर न्यूज़पेपर पे सुखा के रखेंगे, जैसा फिगर 2 में है, ताकि जब वे 12 की सुबह मेल स्टेज में आए तब हम चलनी से छान कर पोलन निकाल सके और फीमेल एक्टिव फूल में लगा सके। अब बीटल्स जो करते हैं वो 12 की सुबह ही दोनों काम करते हैं, मेल स्टेज से पोलन लेते हैं और फीमेल में लगाते हैं। पर हमें लेबर की मर्यादा है, सुबह लेबर उतने नहीं जुटा पाते हैं, तो हम वो काम को डिवाइड कर लेते हैं। जो सेमी मेल स्टेज होता है, जो 11 की रात को जो फूल सेमी मेल स्टेज में होते हैं कि अगले दिन सुबह मेल में आएंगे, वही फूल को तोड़ लिया जाता है और उसे आर्टिफिशियली मेल स्टेज में लाया जाता है। तो पेपर पे सुखा के वो मेल स्टेज में आ जाएंगे और अपन पोलन से बड़ी आसानी से उसके पोलन निकाल सकते हैं चलनी से छान के। और पोलन मिलने के बाद जो लेफ़्ट साइड में नीचे फिगर दिख रहा है वो फीमेल स्टेज है, उन पे हमें अगले दिन 12 तारीख की सुबह पोलन लगाना है। नेक्स्ट सर, नेक्स्ट। पोलन ट्रांसफ़र का सबसे स्टैंडर्ड और यूनिवर्सली एक्सेप्टेड तरीका है पेंट ब्रश का, जिसमें पेंट ब्रश को पोलन में डुबा के ओवरीज में लगाते हैं।
पर हम जो मेथड 2 साल से यूज़ कर रहे हैं और जिसका रिज़ल्ट हमें बहुत ही अच्छा मिल रहा है वो है सिरिंज मेथड। इस मेथड में हम 1 ml वाली इंसुलिन सिरिंज को बीच से काटकर सिलेंडर शेप का बना देते हैं। फिर उसमें पोलन भर के ओवरीज को पोलन में डुबा के निकालते हैं। ऐसा करने से हर ओवरी में बहुत अच्छे से पोलन पहुंचता है। फिगर 1 में पोलन है छाना हुआ प्लेट में। फिगर 2 में इंजेक्शन का पीछे का पार्ट निकाल के उसमें पोलन भरा जा रहा है। पोलन फिगर 3 में सिरिंज के जस्ट ऊपर पोलन लाया जाता है। और जैसे आप 4, 5, 6 में देख सकते हैं, वो जो नीचे ट्रायंगुलर शेप का है फिगर 4 में वो ओवरीज है और सिरिंज से उसमें पोलन लग के फिगर 6 में एक अच्छा पोलन का गुच्छा पूरे ओवरीज पे इवनली लगता है। ये सिरिंज की खासियत यह है कि इसका जो साइज़ है वो इतना एक्यूरेट है कि वो फूल के अंदर भी घुस पाता है और वो ओवरी को डैमेज भी नहीं करता है। यानी ओवरी से जस्ट बड़ा है और फूल की पंखुड़ी से जस्ट छोटा है, इसलिए वो ये चीज़ के लिए एकदम आइडियल है। इस मेथड से पॉलिनेशन काफ़ी स्पीड से होता है और हल्की बारिश में भी काम चालू रहता है। जो ब्रश में हमें प्रॉब्लम आई थी वो यूजुअली हम जो पॉलिनेशन करते हैं वो बारिश के सीज़न में करते हैं, जुलाई महीने में। वो टाइम अक्सर रात में बारिश होती है या हल्का ओस गिर के पत्ते गीले होते हैं। तो जब हम ब्रश से पॉलिनेट करते हैं तो पॉलिनेशन करते टाइम वो पत्तों का पानी ब्रश पे आता है और जब हम वो पोलन में डुबोते हैं तो पोलन के गुच्छे बन जाते हैं और पॉलिनेशन इतना अच्छे से नहीं होता है। दूसरी एक बात है कि जब आप सुपरवाइज करते टाइम लेबर के पीछे घूमते हैं तो ये मेथड में आप कोई भी फ्लावर देखेंगे तो पॉलिनेशन ठीक से हुआ है कि नहीं आपको साफ दिखाई देगा। जब अपन ब्रश यूज़ करते हैं तो वो इतना डाइल्यूटेड रहता है कि पॉलिनेशन हुआ है कि नहीं हम समझ नहीं सकते। तो सुपरविजन के लिए भी ये मेथड काफ़ी ठीक है। हमने ये मेथड में कुछ ट्रायल्स लेके कुछ ओवरी को सिर्फ एक साइड से पोलन लगाया और एक साइड से नहीं लगाया, आड़ी सिरिंज डाल के। तो उसमें टैग करके जो फ्रूट्स आए वो क्लियरली जिस साइड से पोलन लगे थे उस साइड उनकी आँख बहुत अच्छी आई, साइज़ बहुत अच्छी ली, और जो साइड पोलन नहीं लगाए गए वो उनमें बीज नहीं बना और बहुत छोटी छोटी कलियाँ थी। तो वो क्लियरली दर्शाता है कि जितना अच्छे से आप पोलन लगाएंगे उतने बीज बनेंगे, उतना साइज़ लेगा। अगर पॉलिनेशन अच्छे से हुआ तो 80-90% तक सक्सेस रेट मिलता है। जो नेचुरल पॉलिनेशन में 100 में से 4 या 5 फूल सेट होते हैं वो भी शेप उसका गारंटी नहीं होता है। हैंड पॉलिनेशन से 80-90% जैसे 100 अगर फूल करते हैं तो 80 से 90 उसमें अपने को फल मिल पाते हैं जो कि अच्छे शेप के होते हैं। नेक्स्ट, हैंड पॉलिनेशन करने के क्या फ़ायदे हैं। हैंड पॉलिनेशन में हम डिसाइड करते हैं कि हमें कब, कितने, कहाँ और कैसे फल चाहिए। बालानगर वैरायटी में पॉलिनेशन से हार्वेस्ट तक लगभग 95 डेज़ लगते हैं। इस साल 15 से 23 अक्टूबर नवरात्रि है और 24 को दशहरा है। तो जो फूल 12 जुलाई से 21 जुलाई के बीच पॉलिनेट हुए वो लगभग सारे 95 दिन के बाद त्यौहार के टाइम हार्वेस्ट के लिए आएंगे। और आशा करते हैं उस टाइम मार्केट में रेट भी ठीक ठाक रहेगा। इसी तरह हम पॉलिनेशन प्लान कर सकते हैं, पॉलिनेशन का टाइम। दूसरा, अपने पूरे प्लॉट का पॉलिनेशन होने के बाद जो भी पेड़ों पर क्षमता से कम फल हो हम उन्हें मार्क करके वापस हैंड पॉलिनेट करा के उन पेड़ों को भी अपने फुल यील्ड पोटेंशियल पर लाते हैं। ऐसा करने से यील्ड बहुत बढ़ता है। पेड़ में अच्छी पोजीशन पर लगे फल अच्छी ही साइज़ लेते हैं। अगर हम सही पोजीशन वाले फूलों को ही पॉलिनेट करें तो फ्रूट की पोजीशनिंग भी कंट्रोल कर सकते हैं। हैंड पॉलिनेशन का सबसे बड़ा फ़ायदा है कि पोलन्स बहुत अच्छी तरह से ओवरीज में लगने के कारण फलों का शेप बहुत अच्छा आता है, जिससे फल साइज़ भी बहुत अच्छी लेते हैं। हमने इस साल 15 एकड़ के लिए 15 दिनों तक 15 लेबर से पॉलिनेशन कराया, जिससे बहुत अर्ली और अच्छी सेटिंग मिली। एकड़ का लगभग 5,000 का खर्चा आया। हैंड पॉलिनेशन बाहर से जितना कठिन दिखता है उतना है नहीं। एक बार लेबर को प्रैक्टिस हो जाए तो वो बड़ी आसानी से कर लेते हैं। अगर इस समय आपके दिमाग में ये चल रहा है कि बाकी सब तो ठीक है पर इतने सुबह इतने लेबर लाएंगे कहाँ से और ये करना इम्पॉसिबल है, तो आपको बता दूँ कि ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्री में हैंड पॉलिनेशन बहुत बड़े पैमाने पे हो रहा है। वहाँ लेबर हमसे काफ़ी कम और काफ़ी महंगा है। तो अगर वो कर सकते हैं तो हम तो कर ही सकते हैं। थैंक यू।